Hello everyone, I'm back with the next part of the story of Flat 42 का सच. This will be part 7 if you can believe that. The jazz सारे के सारे parts 1, 2, 3, 4, 5 description में मिल जाएंगे link pinned comment में. तो make sure you check them out. Now without further delay, let's dive into the next part. इसी वजह से मैं अपने बेस्ट माइंड में नहीं था. मेरी इंट्यूशन फेल हो रही थी जब कुछ महीने बाद मैंने पूनम और मॉली को उन क्रीचर्स के थ्रू लिफ्ट में फ्लोर 9 तक जाने दिया. ये मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी. मुझे कभी भी उन्हें वहाँ नहीं जाने देना चाहिए था. मुझे पता नहीं था कि वो सबको जला देगी. उसने मुझे समझाने का मौका भी नहीं दिया. उसके बाद मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाया और मेरा ध्यान भटकने लगा. उसके बाद मैं काफ़ी दिनों के लिए चला गया था तो मुझे लगा कि आग लगाने वाली बात वहीं की वहीं रह गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ और अब वो लोग तुम्हें डरा रहे हैं. तो कल मैं जाऊंगा. मैं उस बिगड़े हुए हालत को ठीक करूंगा जो मैंने छोड़ दी थी. मुझे माफ़ करना कि तुम्हें इसका सामना करना पड़ा. मैं उन ट्विन्स से भी मिलना चाहता हूँ. वो काफ़ी हिम्मत वाले लगते हैं. उसने कहा. वो हैं, मैंने आखिर में कहा, और मैं भी कल वहाँ रहना चाहती हूँ. मैं नताशा को हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ. मैं ये नहीं होने दे सकता. तुम पर हमला होगा. उसने मेरी बात को बीच में ही काट दिया. मैंने तुरंत टॉपिक छोड़ दिया, लेकिन मेरे दिमाग के एक कोने में था कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए. उस रात मैं सो गई, लेकिन दिमाग में तूफान था. मैं सोच ही रही थी कि दीपक कहाँ सोता होगा, या फिर क्या उसे नींद की ज़रूरत भी होती होगी. अगले सुबह मैं अपने फ्लैट से जल्दी निकल गई. फ्लोर 5 के उस आदमी के पास से गुजरी और फ्लोर 8 के सीढ़ियों पे जाकर बैठ गई. मैंने टेस्ट भी किया था और जैसी उम्मीद थी, ऊपर जाने पर सीधा फ्लोर 10 या 11 पहुंच जाते. तो मैं वापस फ्लोर 8 पे आई और इंतज़ार करने लगी. दीपक ने मुझे कब आना है ये नहीं बताया था, लेकिन मैं तैयार थी. चाहे दिन भर रात भर इंतज़ार करना पड़े, मैं करती. लेकिन शुक्र था कि मुझे इतना रुकना नहीं पड़ा. दीपक 11 बजे के आसपास सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आया. मैं ऑलरेडी 3 घंटे से वहाँ थी, लेकिन ये इंतज़ार वर्थ था. उसका चेहरा मुझे देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक नरम सी मुस्कान थी, चाहे चेहरा थोड़ा सख्त हो रखा हो. मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, है ना? उसने एक थके हुए अंदाज में कहा. किसी भी हाल में नहीं. तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पीछे रहोगी. अगर तुम्हारी लड़की सामने आए तो तुम अपना काम कर सकती हो, लेकिन पीछे रहना होगा, उसने पोलाइटली कहा. मैंने हाँ में सर हिला दिया और उठ गई. हम सीढ़ियाँ चढ़ गए और मेरी न्यू लाइफ में पहली बार मुझे एक बड़ा प्लास्टिक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था 9. वही फ्लोर जो एग्जिस्टेंस में नहीं था. जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, ऐसा लगा जैसे एक नए संसार में प्रवेश कर लिया हो. हर जगह काला था, सब कुछ जला हुआ, कार्बन में बदला हुआ, बस राख की बदबू. सिर्फ खाली भूतिया मकान बचे हुए थे और कुछ भी नहीं. अगर तुम कभी किसी मास ग्रेव साइट पे गए हो तो शायद तुम समझ सकते हो मेरी फीलिंग. ये मन को हिला देने वाला था. इतने लोग बिना वजह मारे गए थे, लेकिन मुझे सोचने का वक्त नहीं मिला. नताशा मेरी तरफ आई, कॉरिडोर में तेज़ी से चलते हुए. तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? उसने चीख कर कहा. उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी. मुझे ऑलरेडी गर्मी महसूस होने लगी थी. दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास खींच लिया. उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था. तुम कहाँ रहती हो? दीपक ने उससे पूछा. मैं धीरे धीरे पीछे हट रही थी जब पसीने की बूंदें मेरी आंखों में टपकने लगी. मैं चिल्लाना चाहती थी फ्लैट नंबर, लेकिन नहीं कर पाई. गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि नैना ने क्या बताया था, नताशा किस फ्लैट का नाम लिया था. मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ. मैंने देखा है क्या हुआ था उनके साथ. उसने अपने पीछे इशारा किया जहाँ फ्लैट नंबर 66 था. एक आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ था. जिंदा था, लेकिन पूरी तरह से टूटा हुआ. सिर्फ वहाँ होने भर का बोझ उस पर था. पूनम ने एक और झूठ बोला था. उसने उन्हें मारा नहीं था. तुम उन्हें मार ही नहीं सकते. नैना ने क्या कहा था? मैं अपने दिमाग पे जोर डाल रही थी जब मेरी स्किन जलने लगी. मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगी. मैं नेक्स्ट टारगेट थी. और तब जब मेरे बालों के किनारे जलने लगे, मुझे याद आया. 71. मैंने इतनी ज़ोर से चिल्लाया जितना चिल्ला सकती थी. मुझे मुश्किल से दिखाई दे रहा था जब दीपक ने उसे पकड़ा और मेरे पास भाग कर आया.
वो उसकी आंखों में और चेहरों पर नाखून मार रही थी, चीख रही थी कि उसे छोड़ दो, लेकिन दीपक नहीं चला। उसने उसे मजबूती से पकड़ा रखा था। जब वो फ्लैट 71 के पास पहुंचा तो उसने मुझे बुलाया, तुम करो और फिर फ्लोर से निकल जाओ। उसका लहजा सख्त था लेकिन बात समझदारी भरी थी। मैंने बिना झिझक के उसकी बात मानी। मैंने ज़ोर से धक्का दिया। नताशा की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने मेरे चेहरे पे ज़ोर से हाथ मारा। जैसे ही मैंने उसे फ्लैट 71 के अंदर धकेल दिया, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी स्किन जल रही हो। फोफले पड़ रहे थे। मेरा पूरा चेहरा जलन से भर गया था, लेकिन मैं रुकी नहीं। नताशा को ऐसे दरवाजे के बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखना जो वहाँ था ही नहीं, वो पूरा सीन सेटिस्फैक्ट्री भी था और थोड़ा मज़ेदार भी। दूसरे लोग भी आवाज़ सुनकर वहाँ आने लगे। मैं थोड़ी देर वहाँ रुकी, उसके तकलीफ़ भरे पल को देखना चाहती थी, लेकिन दीपक ने मुझे एक नज़र से देखा और मैं समझ गई अब निकलने का टाइम हो गया है। मैं कॉरिडोर से भागकर वापस स्टेयरवेल में आ गई। मैं थोड़ा ज़्यादा रुक गई थी जितना रुकना चाहिए था, लेकिन मैं जानती थी कि शायद दोबारा कभी फ्लोर 9 देखने को ना मिले, और ये सीन देखने लायक था। मैं फ्लोर 9 के स्टेयरवेल में दीपक का इंतज़ार करने लगी। मुझे वो पहली बार के कल्टिस्ट याद आए जो शायद जिंदा जल गए थे। इमेजिनेशन ही काफ़ी था। कॉरिडोर के अंदर से कुछ गुस्से भरी चीखें आ रही थी। उन्होंने मुझे दीपक के लिए चिंतित कर दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर लगी, लेकिन आखिरकार दीपक कॉरिडोर से निकल के मेरे पास स्टेयरवेल में आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। मेरे चेहरे पे पड़ गए 3rd डिग्री बर्न्स को। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं समझ गई। उसने सब ठीक कर दिया था। हम चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर गए और मेरे फ्लैट की तरफ चल दिए। मैंने पीछे मुड़कर फ्लोर 9 की तरफ देखा। जानती थी कि बिल्डिंग उसे हमेशा के लिए सील कर देगी। फ्लोर 7 तक पहुंचने में कुछ फ्लोर्स लगे और मैंने दीपक को चाय के लिए अंदर बुलाया। उसने मना कर दिया, बोला वो कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा है। अपनी चोट के बावजूद मैं मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई। मुझे लगा कि जो मैंने किया वो इस बिल्डिंग के लोगों की मदद करेगा। मैं अपने दरवाजे पे खड़ी होकर दीपक को जाते हुए देखती रही। खुशी थी कि बिल्डिंग में अब कुछ असली अच्छाई बाकी है। हॉलवे में कुछ कदम चलने के बाद दीपक धुंधला होने लगा, बिल्कुल एक CGI घोस्ट की तरह किसी हॉरर मूवी में। हर कदम के साथ वो ट्रांसपेरेंट होता गया। मुझे दोबारा से घबराहट होने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिफ्ट के बाहर हुआ था। मैं भागकर उसके पीछे गई, उसे आवाज़ दी, लेकिन जब तक मैं उस जगह पहुंची जहां वो था, वो जा चुका था। मैं पूरे कॉरिडोर में चली, अंतिम विंडो तक जो पीछे की तरफ थी। मैं उस छोटी सी कंक्रीट वाली गार्डन में झांक कर देख रही थी कि सोच रही शायद वो उस मेमोरियल बेंच पे बैठा हो, लेकिन मुझे वो नहीं दिखा। उसकी जगह मुझे दिखी पूनम, जो मेरी छोटी सी लगी हुई प्लांट पैच को काट रही थी एक बड़े से गार्डन सीजर से।